हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे 63 जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62, वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये रहा। सौरभ, ऑटो पार्ट्स लिमिटेड has annual production of 90,000 unit for a motor component. The component's cost structure is as given below. तो भाई साहब अभी ये कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 90,000 यूनिट बना रहे हैं और नीचे उनकी कॉस्ट डिटेल दे रखी है। मटेरियल कॉस्ट, जरा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर क्या लिखा है देखना, पर यूनिट। ये पर यूनिट का डेटा दे रखा है। तो भैया स्वप्निल, पर यूनिट कितना है? 270 मटेरियल। लेबर है 180 पर यूनिट, इसमें से 25% फिक्स्ड है। पहले मुझे वेरिएबल बताओ कितना है। क्या वेरिएबल 135 आएगा? बताओ बताओ बताओ, क्या वेरिएबल 135 आएगा? और फिक्स कितना आएगा? 46। कहाँ है पत्थर, कहाँ है? 45 इंटू 90,000, 40,50,000। स्वप्निल बोल रहा है क्या गलत बोला उसने बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल में बताते हैं। पर यूनिट तो निकल जाएगा 25%, 180 का 25% तो निकल जाएगा, पर यूनिट नहीं बताते। नालायक अभिजीत कभी सही आंसर देता है। पिछले लेक्चर में उसने सही दिया था, यहां पर गलत दे रहा है। चलिए बेटा, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस तो वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हैं? हाँ भाई, जूता कहाँ है? 1,21,50,000। 1,21,50,000। अच्छा, अबे 1 करोड़ बोल या तो 21,000 बोल। बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर समझा क्या ऋतुजा? ये देख, मटेरियल लग रहा है 270 का, लेबर लग रहा है 135 का, और वेरिएबल एक्सपेंसेस लग रहे हैं 90 के। बता बेटा कितना खर्चा हुआ? 270 प्लस 135 प्लस 90, बेटा 495 का वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट है 40,50,000 प्लस 1,21,50,000। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1,62 लाख। सौरभ ठीक है। The purchase manager has an offer from supplier who is willing to supply the component at 540. Should the component be purchased? भैया क्या कंपोनेंट मुझे परचेस करना चाहिए? वो 540 में एक आदमी बेचने को रेडी है, और मेरे को घर में कितने में बनता है? मेरे को घर में कितने बनता है? 675 में। मुझे 675 में बनता है या 495 में बनता है, ये बताओ। मुझे बताइए बेटा, 675 में बनता है या 495 में बनता है? हाँ वेरिएबल है आगे। क्या बोलता? 675। देखिए बेटा, लॉन्ग रन की बात करूं तो यस, मुझे 675 में बनता है, पर अब मुझे एक एडिशनल यूनिट बनाना है या एक एडिशनल यूनिट परचेज करना है, तो उस केस में मैं टोटल कॉस्ट को कंसीडर ना करते हुए वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज 495। सर लेकिन ये 675 क्यों दिख रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और टोटल कॉस्ट निकाल लिया। मुझे टोटल कॉस्ट से मतलब नहीं है हाल फिलहाल। ये बात सही है सौरभ कि ये 675 में बनता है टोटलिटी में, पर अगर मेरे को एक नया यूनिट बनाना है तो एडिशनली कितना लगेगा? मात्र 495 लगेगा। समझ रहे हो? तो मान लो मेरे को सप्लायर आता है, बोलता है मैं आपको 540 में यूनिट देने को रेडी हूं। मैं बोलूंगा नहीं भाई मुझे 495 में बनता है। वो बोलेगा कहाँ 675 लगता है। मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट तो ऐसे ना वैसे लगने ही वाली है, तू अगर मुझे 540 रुपए में भी देगा ना तो भी मुझे 1,62,00,000 की फिक्स कॉस्ट लगने ही वाली है। 1,62 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 करूंगा, 180 रुपए का फिक्स कॉस्ट तो ऐसे ना वैसे लगने ही वाला है मुझे। तो भैया मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना है। इस पूरे चैप्टर में डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ओके,
क्या मुझे ये कंपोनेंट परचेज करना चाहिए? द आंसर इज नो. नेक्स्ट, assume the resources now used for this component are to be used to manufacture another new product for which the selling price is 485. ये क्या बोल रहे हैं अंकित? अंकित ये बोल रहे हैं कि 495 में बनता है, क्या 540 में खरीदना चाहिए? घर पे तेरे को 495 में बनता है, क्या 540 में खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने सर 540 में परचेज कर लिया तो 45 रुपीज का जबरदस्ती नुकसान हो जाएगा. बराबर है. अब सुनना, लेकिन एक और प्रपोजल आया. assume that the resources now used for the component manufacture are to be used for another new product for which the selling price is 485. ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं कि भैया अब ये सारा जो आपका रिसोर्सेस था, ये जो प्लांट था ना आपका, ये मत बनाओ. मैंने बोला ये नहीं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? बोले दूसरा मटेरियल बनाओ, 485 में बेचो उसे. मैंने बोला अच्छा. इन लैटर केस, लैटर मतलब ये वाले केस में मटेरियल 200 पर यूनिट है. अच्छा जी 200 पर यूनिट है. 90,000 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन एट द सेम कॉस्ट बेसिस एज अबव फॉर लेबर एंड एक्सपेंस. बेटा लेबर भी उतना ही लगेगा 135 का और एक्सपेंसेस भी उतना ही लगेगा 90 का. अच्छा जी सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए. ये क्या बोल रहे हैं? पहला पार्ट इन्होंने बोला कि भैया देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट 270 का मटेरियल, 135 का लेबर, 90 का एक्सपेंस खा के 495 में तैयार हो रहा है. फिक्स कॉस्ट को भूल जाओ. क्या 540 में परचेज करना चाहिए? द आंसर इज नो. 45 रुपए का जबरदस्ती नुकसान हो जाएगा. वो बोल रहे ठीक है तुम एक काम करो, ये मत बनाओ. मैंने बोला बनाऊंगा नहीं तो बाहर से लाना पड़ेगा, और अगर मैं बाहर से लाऊंगा तो बेटा यहां पर मेरा नुकसान हो जाएगा 45 रुपए का. लेकिन वो बोल रहे उसकी जगह तुम एक और काम कर सकते हो. मैंने बोला क्या? वो बोले 485 में यूनिट बेच दो नए वाले. ठीक है. उस केस में आपको 200 रुपए का मटेरियल लगेगा, 135 रुपए का लेबर और 90 रुपए के वेरिएबल एक्सपेंसेस लगेंगे. 485 माइनस 200 माइनस 135 माइनस 90, बेटा क्या 60 रुपीज आ रहा है? तो ये बोल रहे हैं अगर तुम ये प्रोडक्ट नहीं बनाते हो तो बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा. साहिल बाहर से खरीद के लाओगे तो 45 का नुकसान होगा, लेकिन उस दौरान तुम एक नया प्रोडक्ट बना के 60 रुपए कमा भी सकते हो. क्या करना चाहिए? बाय कर लो बाहर से और ये प्रोडक्ट बना लो. समझ रहे? सिंपल था क्वेश्चन. डिस्कस वेदर इट इज एडवाइसेबल टू डाइवर्ट द रिसोर्सेस. यस, द आंसर इज यस. ठीक है जी, करें इसे सॉल्व. इसी तरीके से करना है. पहले क्या करेंगे बेटा? आज तो लक्ष्मी भी नहीं आई तो पर्टिकुलर से तो स्टार्ट भी नहीं कर सकते. आज कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा. एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर वेरिएबल और फिक्स का सेग्रीगेशन कर देंगे. ठीक है. और बताएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट 495 में पड़ता है और भाई साहब तो हमें 540 में दे रहा है, हम तेरे से प्रोडक्ट नहीं परचेस करेंगे. बाद वाले केस में बोलेंगे नया वाला प्रोडक्ट 60 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, अगर मैं ये 60 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाने जाऊं तो ये पहला वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकता, वो बाय करके लाना पड़ेगा 540 में. 45 रुपए का नुकसान होगा, पर कोई बात नहीं, उसके बदले 60 रुपए का फायदा भी हो रहा है. चलो बढ़ जाते हैं आगे. अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे इन जनरल. बेटा मुझे ये प्रोडक्ट घर में कितने में पड़ रहा है? 495 में पड़ रहा है. सामने वाले का दुस्साहस कैसे हो गया कि मुझसे 540 में खरीदने के लिए बोल रहा है? ऐसे कैसे उसने तौहीन कर दी? क्या उसको दिख नहीं रहा मेरा 495 का कॉस्ट है? बेटा दुनिया टोटल कॉस्ट के बेसिस पे बात करती है. बोलती है आपको तो 675 में पड़ रहा है घर पे, ये रही तुम्हारी कॉस्ट शीट तुमने बना के दी, मैं तो 540 में दे रहा हूं, मैं तो सस्ते में दे रहा हूं. लेकिन भैया तुम दो या ना दो, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी हमको. तुम अगर ये प्रोडक्ट दोगे ना तो भी 1 करोड़ 62 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट फिर भी लगेगी. करो 1 करोड़ 62 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, 180 रुपए. 180 रुपए का खर्चा और जुड़ेगा, मतलब तुम 540 में दे रहे हो और मेरी कंपनी का 180 का और खर्चा है. क्या हो गया रे? 720 पड़ रहा है एक्चुअली, यहां 675 दिखता है. डिफरेंस कितना आ रहा है? 45 रुपए का ही आ रहा होगा, 45 का ही आ रहा है. तो उसने दुस्साहस कैसे किया? कर दिया सो कर दिया. बड़े आगे. क्या हुआ रे?
सीधा उस पर इल्जाम डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 62, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। बिफोर वी बिगिन एक बार सभी बच्चे ध्यान देना, इधर ध्यान देना बेटा। ये जो चैप्टर है ना, आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का है। सारे के सारे क्वेश्चनों को डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं। डिसीजन लेने के लिए सौरभ कभी भी टोटल कॉस्ट नहीं बताना। क्या बताएगा? वेरिएबल कॉस्ट और मतलब और हिंदी वाला और मतलब प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो आपको एडिशनल पैसा लग रहा है। एडिशनल खर्चा कौन सा होता है? वेरिएबल कॉस्ट ही तो एडिशनल लगता है। आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या लगेगा एक्स्ट्रा? वेरिएबल कॉस्ट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट। तो अभी तूने जो आंसर दिया 675, वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से गलत आंसर दिया तूने। 675 तूने उसमें फिक्स कॉस्ट भी जोड़ा हुआ था। मुझे फिक्स कॉस्ट अलग करना है बेटा। मैं यहां पर साहिल आंसर किस बेसिस पे दूंगा? वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट। यानी कुल मिला के मुझको डिसीजन लेना है कि भैया एडिशनल खर्चा कितना लग रहा है और एडिशनल इनकम कितनी आ रही हो तुझे। बात समझी? एडिशनल खर्चा बोले तो वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, उसको एडिशनल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करना। प्रसाद समझा? ये पूरे चैप्टर का नाम ही शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल में क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। आगे से नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? चलिए, पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, मटेरियल 270, लेबर 25% फिक्स्ड। बेटा स्वप्निल, जो फिक्स्ड रहता है ना उसको पर यूनिट में कभी नहीं बताते। तो 180 का 25% ये तो पर यूनिट आ गया, पर मुझको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना, पता है? अब पता चल गया। लेकिन 40,50,000 वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंस 90, अगेन फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 135 इंटू 90,000, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 495, 1,62,00,000। हाँ, बात समझ में आई क्या अभिजीत? ओके, पहले यहाँ तक लिख लो। हो जाए तो बताना, आगे बढ़ूंगा। हो गया? The total cost is equals to 675, but fixed cost, sorry, variable cost is only 495. That is, cost of production is equals to 495. Supplier offers material at 540.
therefore it shall not be compared with total cost, because total cost contains fixed cost which will continue to exist even if we buy from supplier. शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। पीछे का चालू करो, यहाँ का बंद करो। नहीं आ रही? शक्तिमान शक्तिमान, आवाज नहीं आ रही नालय को। पीछे का करो, यहाँ का मत करो। which we continue to exist even if we buy from supplier. Therefore, decision shall be taken on basis of variable cost only. Therefore, buy price is equals to 540. Make price is equals to 495. Decision make, खुद बनाओ। एक घंटे के लिए आई बेचारी, कर लेती ऑनलाइन आज का दिन। मैंने बताया था ना, पता था ना तुझे 8:30 तक ही है। तो इसको बुला लेती वहां पे, गाड़ी नहीं है उसके पास। क्या यार, आज तो गाड़ी दिखाई थी, गाड़ी तो दिखाई थी हमको तूने ग्रुप पे। वो अच्छा, वो गाड़ी के, अच्छा अच्छा, तो गाड़ी की पूजा करेगा। इतना बोलता है ना, ये भी फालतू की बातें, काम की बातें बहुत कम होती। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो भैया हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, खुद बनाएंगे, प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है। बी, if we have alternative manufacturing plan and its contribution is greater than the loss of outsourcing, then we shall buy the product and manufacture new product. Selling price of new product, सेलिंग प्राइस न्यू प्रोडक्ट का कितना है, 485 लेस मटेरियल 200 लेस लेबर, लेबर उन्होंने बोला ऊपर वाला है, लेस वेरिएबल ओवरहेड्स 90, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 60। तो इफ वी मेक न्यू प्रोडक्ट, contribution is equals to 60,
लॉस ड्यू टू आउटसोर्सिंग। बेटा अगर मैं ये नया प्रोडक्ट बनाऊंगा तो 60 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा, पर उसके चलते हुए पुराना प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, 45 रुपये महंगा पड़ेगा। 60 का फायदा, 45 का नुकसान, नेट गेन 15 रुपीज। नेट increase in contribution, therefore alternative production shall be done। बड़ा आसान था पर लिखना बहुत पड़ता है। हो गया, चलिए क्या हुआ। 63 छोटा है क्वेश्चन, सिर्फ रीड करने में बड़ा है, ज़्यादा जानकारी नहीं, नंबर्स नहीं है, सिर्फ रीड करना है। इसके बाद से सारे क्वेश्चंस छोटे हो जाएंगे अब। तो बाद वाले सारे क्वेश्चन मतलब इजी हैं, एटलीस्ट आई कैन से टिल 90। अब कुछ नया वैरायटी खास नहीं आने वाला है, यही चलता जाएगा। हाँ जी क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग नया ही टॉपिक है बिल्कुल। मार्जिनल कॉस्टिंग का उसमें यूजेज है, और वो ऑल टुगेदर नई चीज़ है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है क्या प्राइस में अपने प्रोडक्ट को आप ट्रांसफर करने वाले हो। ठीक है सौरभ, सब ठीक बेटा? तो पढ़ना चालू कर दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा सदमे में नहीं है, संभला हुआ है, उसको दिख गया है उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सैलाब आने वाला है आगे। हाँ दिया ना यार, क्या है, एग्जाम दी ना सौरभ ने, बेटर हाफ, मस्त बावला है। तू चली गई थी संगम ने, हम क्यों जोक बताएं तेरे को वो वाला। नहीं नहीं, जितना मैं बोलता हूँ उतना किसी को समझ में नहीं आता। मुझे लग रहा है लड़कियों को समझ में आता है, पर इतना नहीं आता। और तू रैंडमली तो 15 से बात करता ही है ना वैसे भी। लाइब्रेरी में यहाँ बैठता है और आसपास पूरी गोपियां ही रहती है इसके। नहीं तो गलत लाइब्रेरी में तो, लाइब्रेरी लगाता क्यों है इंसान, पढ़ने के लिए। हाँ, फिर से सही है। राहुल बोल रहा है, राहुल के मन में उम्मीद की किरण जाग गई थी। अच्छा ऐसा कुछ होता है, जाता हूँ मैं भी। देखो क्या है, जब दो घर शीशे के हो ना, दोनों ने एक दूसरे को पत्थरे नहीं मारने चाहिए, ठीक है? एक दूसरे को पत्थरे मत मारो, नुकसान तुम लोगों का होगा। थैंक यू, रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए, नाइस एंड वॉर्म, ओए नाइस एंड वॉर्म खत्म कर दिया आज ये क्वेश्चन, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात हो जाएगी। है काफी अच्छी रिक्वायरमेंट दे रखी, यहाँ तक तो रिक्वायरमेंट ही चल रही है। इसके बाद सीधा टॉपिक है कंटिन्यू या शट डाउन। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद इंसान सोचेगा ही कंटिन्यू करो शट कर दूं। सही प्लेसमेंट है। हाँ है ना, क्या नहीं दिया, नहीं लिखा, हाँ तुम्हारे सामने। ओके, नाइस एंड वॉर्म लिमिटेड मैन्युफैक्चर
एंड मार्केट हॉट प्लेट। ये हॉट प्लेट क्या होता है? खाना गर्म करने के लिए प्लेट आती है, अमीर लोगों के यहाँ होती है खाना गर्म करने की। During the first 5 years of operation, the company has experienced a gradual increase in sales volume and currently annual growth rate in the sale is 5% is expected to continue in the foreseeable future। बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि कंपनी शुरू हुई थी, हॉट प्लेट बनाती है और हर साल 5% ग्रो भी हो रही है, बढ़िया चल रहा है कंपनी का। द प्लांट इज नाउ प्रोड्यूसिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी 1 लाख हॉट प्लेट। तो साइड में ना थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं। अभी बेटा ये 1 लाख यूनिट बनाते हैं और ये ग्रो भी हो रहे हैं, 5% के हिसाब से ग्रो भी हो रहे हैं। शार्क टैंक में जाएंगे, तुम लोग भी बनाओ सबसे सस्ता शार्क टैंक। अब आते ना, अभी शेरा भाई आ जाएंगे ना तो हम दोनों यहाँ पे बैठते हैं, तुम लेकर आओ बिजनेस आइडिया। मैं जानने के लिए इच्छुक रहूंगा तुम्हारे मन में कितने खराब आइडियाज आते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड रखेंगे हम लोग 1000 रुपए, नहीं सच में इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे बिजनेस आइडिया में। वही ना, मैंने बोला इन्वेस्ट तो कर दी देंगे हम। ड्यू डिलिजेंस भी होता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस भी चेक किया जाता है। शार्क टैंक में कैसा होता है, सामने जो होता है ना, एक्चुअली प्रोसेस शार्क टैंक का पता है क्या कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको प्रपोजल सबमिट करा, कई लोगों को तो खुद इनवाइट आ जाता है। अच्छा पूरा प्रोसेस समझो, बैंगलोर है, बैंगलोर के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है। उसके बाद गुड़गांव में है और पूना में भी है और मुंबई में भी है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फर्म जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट फर्म्स का काम ही होता है ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढना और उनमें पैसा लगाना। अब तुम लोगों ने कोई स्टार्टअप कंपनी खोली तो तुम्हें चाहिए होगा पैसा, जितने भूखे तुम लोग पैसा पाने के लिए नहीं हो, इन्वेस्टमेंट फर्म उससे ज्यादा भूखी रहती है पैसा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसा उठाया रहता है। कहां से उठाया रहता है, पूरा प्रोसेस समझो। हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, किसी ने पेंशन फंड में डाला है, तो उसका एक हिस्सा ये इन्वेस्टमेंट फर्म के पास होता है। अब बेटा इनको रिटर्न, इनको ग्रो करके दिखाना है, ठीक है। तो इनको ना ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह भी ढूंढने पड़ते हैं। तो ये ढूंढते हैं, उन लोगों को अप्रोच करते हैं और उन्हें बोलते हैं अब आओ हमारे शार्क टैंक वगैरह में, कहीं भी आओ, ठीक है। मतलब पूरा रिसर्च रहती है। या फिर आप खुद भी कर सकते हो। तो जो आपके लिए ऑडिट के लिए सर आने वाले, कपिल गोयल सर, वो शार्क टैंक में होकर आए हैं। उन्होंने 40 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा था। अमन गुप्ता पता है, वो बोर्ड का फाउंडर, उसने दिया था 12 से 15 करोड़ का वैल्यूएशन, तो उन्होंने मना कर दिया। तो क्या होता है, आप अपने साइड से भी पिच कर सकते हो। जा रहे हो तुम, आप अपने साइड से पिच कर सकते हो। तो बेटा वो ना कई बार वो शार्क रिपोर्ट्स वगैरह ओपन करते हैं, देखते रहते हैं, कुछ तो भी पिच चलता है। वो पिच चलती है 1 से सवा घंटे, एक पिच चलती है 1 घंटा सवा घंटा, तुम्हें सिर्फ कट कट करके ही दिखाया जाता है। उनके पास वो फाइल आए उससे पहले अमन गुप्ता की टीम, नमिता थापर की टीम, जो भी टीम है वो सारा इवैल्यूएशन पहले ही करके रख लेती है। 90% काम वहीं पे हुआ रहता है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिसाइडेड रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पर आती है, पिच आती है, सामने सारी चीजें आती है, फिर उसके बेसिस पे वो पैसा लगाते हैं। उसके अंदर पैसा लगाने के बाद वो डमी चेक देते हैं बेटा, और उसके बाद उनका होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब जो बोला है वो सच में है या नहीं। नहीं तो साहिल कल करके बोलना चालू कर दे मैं दुबई का प्रिंस हूं, ठीक है, मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलो तो साहिल ब्यूटी पार्लर चलाता है। तो ड्यू डिलिजेंस होता है, तुम्हें नकली चेक दिया जाता है, बाद में असली चेक देते हैं, असली पैसा देते हैं। और फिर होते हैं इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स मतलब ये लोग जो पैसा लगा रहे हैं तो अपने धंधे में चल रहे हैं। पीयूष बंसल लेंसकार्ट का मालिक है, तुमको लगता है क्या तुम्हारे बिजनेस के अंदर वो आएगा ध्यान देगा 1% के? नहीं ध्यान देने वाला। तो पीयूष बंसल की भी टीम होगी एक, उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। उनका काम है यंग बिजनेसेस को ग्रो करना, आइडिया कर देना और बेटा इन्वेस्टर्स लेकर आना। अब ये जो शार्क्स वगैरह, ये जो इन्वेस्टर्स है पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इनको कोई इंटरेस्ट नहीं धंधे में, ऑनेस्टली धेले भर का इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि ये ग्रो हो और इनका पैसा मल्टीप्लाई होकर इनके पास वापस आ जाए। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अपन कहाँ से आए थे, किस टॉपिक से मैं बताता रहा तुम्हें? हॉट प्लेट से। हाँ तो भैया गरम प्लेटें बेच रहे हैं, 1 लाख प्लेट बेचते हैं। एट द मंथली मैनेजमेंट एडवाइजरी कमिटी मीटिंग, सागर नहीं आया, मीटिंग की स्पेलिंग देखो कैसा लिख कर गया नाल है। अमॉन्गस्ट द अदर थिंग द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर वॉज डिस्कस। देखो कितना डिटेल में बोल रहा है कि भैया मंथली मीटिंग हुई एडवाइजरी कमिटी की, बढ़िया है, मिले ऐसे लोग। और फिर बेटा उन्होंने नेक्स्ट ईयर क्या करना है सोचा है। अच्छा क्या सोचा है बताओ? तो पहला आया बेटा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके मैनेजिंग डायरेक्टर भाव क्या बोलते हो आप? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है 2 अल्टरनेटिव है, 2 बातें होंगी। अच्छा जी,
फर्स्ट, ऑपरेशन कुड बी कंटिन्यूड एट फुल कैपेसिटी and with the existing facilities and output of 1 lakh hot plate at a selling price of 100। वो बोल रहा है भैया 1 लाख प्लेट बेच रहे हो, 1 लाख प्लेट बेचो 100 रुपए के हिसाब से, जीवन में खुश रहो। पहला ऑप्शन, मतलब कुछ भी मत करो बोल रहा है। लगता है सौरभ जैसा बंदा है। चिल, ₹100 पर प्लेट per unit could be maintained। Secondly, production and sell could be increased by 5%, मतलब 1,05,000 प्लेट्स बेचो, हाँ या ना। टू टेक द एडवांटेज ऑफ रेट ऑफ एक्सपांशन इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, बोल रहे वैसे भी 5% तो ग्रो हो रहे, तो 1 लाख की जगह 1,05,000 प्लेट बेचो। बट दिस कुड इंक्रीज द कॉस्ट एज टू अचीव द आउटपुट द कंपनी विल हैव टू रिसोर्ट टू वीकेंड एंड ओवर टाइम वर्किंग। तो बेटा यहाँ पे वीकेंड एंड ओवर टाइम वर्किंग करनी पड़ेगी। हाउएवर अ पॉलिसी ऑफ स्टेडी ग्रोथ वाज प्रेफरेबल टू मेंटेन स्टेटस क्यो, मतलब अभी के हालात में बोलते हैं कि चलो हम 1 लाख की जगह 1,05,000 प्लेट बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं वापस समझो, इनकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है, 1 लाख यूनिट की है। अभी ये 1 लाख यूनिट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है कुछ नहीं करने का, चीलम फूको और 1 लाख यूनिट बेचो 100 रुपए के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन वो भी दे दिया, बोला अगर मैं कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं दूंगा निकाल देंगे मुझे मीटिंग के बाद कि भैया जैसे हो वैसे ही रहो, भैया तुम्हें मीटिंग में बुलाया तो कुछ तो अच्छा दो प्रपोजल। तो बोलता है 5% ग्रोथ है ना अपनी, बोला हाँ 5% ग्रोथ है, 5% ग्रो कर दो, 1,05,000 प्लेट बेचो। अब सवाल ये आया 5,000 प्लेट एक्स्ट्रा कैसे बनाएंगे, तो बोले ओवर टाइम करवाओ, मजदूरों से ओवर टाइम करवाओ। बात समझ में आए, ये मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रपोजल था। स्वप्निल समझा? नेक्स्ट अगला, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बोल के चला गया। अगला, इन द व्यू ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिटर हैविंग अ सब्सटैंशियल शेयर ऑफ मार्केट, बेटा कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा प्लेटें बेच रहे थे। द वर्क डायरेक्टर was of the view that it was not enough for the company to maintain merely the present share of total market, a large share of total market should be obtained। ये बोलता है क्या ढीले ढाले जैसे लोगों जैसे काम कर रहे हो तुम, ये 1 लाख प्लेट बेच के क्या चलेगा, अपने को कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना पड़ेगा। इमेजिन कर रहे हो कितना डिटेल में बातें कर रही हैं, कौन क्या बोल रहा है, कॉमा फुल स्टॉप के साथ पता चल रहा है। हाँ, फॉर दैट कॉमा द कंपनी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10% थ्रू अ मॉडेस्ट एक्सपांशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, फुल स्टॉप। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब, वर्क डायरेक्टर बोल रहा है ऐसे नहीं चलेगा, मेरा पहला उपाय है 1,10,000 यूनिट बनाओ और इसको बेच दो 95 रुपए में, बढ़िया है। अब भैया आपको अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो मार्केट में ज्यादा खरीदना भी तो चाहिए लोगों ने, और ज्यादा खरीदेंगे कब, जब बेटा डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड कब बढ़ेगी, जब सेलिंग प्राइस कम होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड भी लगा दिया उसने, बढ़िया। तो इसने प्रपोजल दे दिया, ये किसने दिया, वर्क डायरेक्टर। ऊपर किसने दिया था, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब कौन आ रहा है, थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, सेम बातों पे ध्यान रखते हुए मार्केटिंग डायरेक्टर भी आया। अच्छा ये क्या बोलता है भैया, मार्केटिंग डायरेक्टर पुट फोर्थ अ मोर रेडिकल प्रपोजल, और बवाल प्लान लेकर आया। द स्ट्रेटेजी शुड बी टू सीज द कॉम्पिटिटिव लीडरशिप इन द मार्केट विथ रिगार्ड टू बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम, बोला दोनों में बवाल मचाएंगे। With this end in view, he suggested that the company should straightaway embark an expensive modernization program, which will initially increase the volume by 20%। बोला सीधा 1,20,000 यूनिट बेचेंगे, ठीक है। The entire output of 1,20,000 hot plate could be sold easily at 90 rupees, बढ़िया है। तो बेटा 3 लोगों ने 3 प्रपोजल दिए। सबसे पहला चीलम फूक के आया हुआ बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है जो चल रहा है चलने दो, 1 लाख यूनिट 100 रुपए में बेचो। अरे मेरे को तुम मीटिंग से बाहर ना निकाल दो, ये डर था उसको, इसलिए बोला अरे एक काम कर दो 5,000 यूनिट बढ़ा दो। उससे पूछा कहां से लाएगा बे, मशीन अपनी 1 लाख की है, तू 1,05,000 यूनिट कैसे बनाएगा, बोले ओवर टाइम कर दो। उसने अपनी पोजीशन बचा ली। वर्क डायरेक्टर बोलता है ये क्या मचा रखा है तुम लोगों ने, भैया ज्यादा यूनिट बेचो, 1,10,000 यूनिट बेचो, ठीक है कैसे, 95 रुपीज में कर देंगे, ओके। और मार्केटिंग डायरेक्टर बोलता है मशीनें ही ले आओ नई वाली, और 1,20,000 यूनिट बेचो 90 रुपए के हिसाब से, बढ़िया है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मतलब कंपनी का मालिक। एट दिस जंक्शन द मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द प्रोबेबल बिहेवियर ऑफ द कंपनीज कॉम्पिटिटर। ये क्या बोलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर की फट गई। वो बोलता है देखो, ये बोलता है कॉम्पिटिटर भी एक्सपांड करेंगे, वो भी सस्ते में बेचना चालू कर देंगे। ऐसा कैसा क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा तू। एट दिस जंक्शन
मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द प्रोबेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर हो सकता है कॉम्पिटिटर का, दे माइट ऑल्सो एक्सपांड, वो भी बड़े हो सकते हैं, एंड प्रोड्यूस मोर यूनिट एंड सेल एट लोअर प्राइस, तो क्या धंधा बंद करके बैठ जाएं? सपोज दिस हैपेंड, he wanted also the financial effect of proposal of work director and marketing director, बोलता है अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है, तो एक काम करो वर्क डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर तुम भी अपना प्रपोजल दो, नहीं तो हमारा चल ही रहा है जैसा चल रहा है, जीवन कट रहा है, कट ही रहा है, ठीक है। अब पढ़ना ध्यान से। सपोज दिस हैपन, he wanted also the financial effect of proposal of work director and marketing director if in this proposal the expected increase in the sales were only by half of their prediction। बेटा वर्क डायरेक्टर ने कितना प्रेडिक्ट किया था? 1,10,000, ये बोल रहा है उसकी प्रेडिक्शन का हाफ लो। हाफ मतलब उसने 10,000 एडिशन बोला था, अपन 5,000 ही पकड़ के चलो, और इसने 20,000 बोला था, आप 10,000 ही एडिशनल पकड़ के चलो, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है तुम्हारा प्रेडिक्शन पूरा का पूरा वर्क कर गया वो भी दिखाओ, 50% भी चल गया वो दिखा दो, पूरा का पूरा वर्क कर गया 50% भी चल गया, और मैं मेरे 2 प्रपोजल दिखा दूंगा। तो बेसिकली 6 प्रपोजल आए हैं। पहला प्रपोजल मैनेजिंग डायरेक्टर का 1 लाख यूनिट 100 रुपए के हिसाब से बेचो, दूसरा बोलता है 1,05,000 यूनिट बेचो, ओवर टाइम वगैरह करवा के एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे। वर्क डायरेक्टर बोलता है कि भाई 1,10,000 यूनिट और 1,05,000 यूनिट, 2 कॉलम आएगी, 95 के हिसाब से बिकवाएंगे, और ये 1,20 और 1,10 बोल रहा है 90 के हिसाब से बिकवाएंगे। क्वेश्चन यहां तक इतना था, समझ में आया क्या? अब ना वो हर पैराग्राफ के आगे छोटा छोटा स्टार मार्क कर लो। स्टार क्यों मार्क करना है? मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या बोला, वर्क डायरेक्टर ने क्या बोला, और बेटा फिर से मार्केटिंग डायरेक्टर ने क्या बोला। अंडरलाइन कर लो किसका क्या ओपिनियन है। ऑक्शन भी खेल सकते हैं अपन, अपने पास इतना सामान निकलने वाला है, उधर का ऑक्शन भी चालू कर सकते हैं बैठ के। टेबल 20 रुपए से शुरू। हाँ सच्ची, मतलब पानी भरता रहता है, वो पैर गीला कर रहा है फिर शरीर गीला करेगा, बैठे बैठे 15 मिनट में नहा भी लेगा यहाँ पे। उधर से बहुत सारा सामान निकलने वाला जो एक्चुअली हम फेंकने वाले हैं। एक्चुअली तो सोच समझ के कुछ हो तो हर्ष भैया को बोल के ले जाना, मतलब खराब सामान नहीं, हमारे पास अति सामान हो गया, अति। और डील कर लिया है? हाँ हाँ बढ़िया है, ले जाओ, फेंकने से अच्छा क्या है। और सब अपनी अपनी बेंचें उठा के ले जाएंगे वहां पे, ये आया ही नहीं। ओके अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, करना क्या है वो तो अभी देखेंगे। अभी तो क्वेश्चन पढ़ा है, दिलासा दिया मैंने तुमको, पानी वानी पी लो भैया, गाइस रिलैक्स यार। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, ओहो यू आर रिक्वायर्ड, मतलब ये क्वेश्चन मुझे नहीं सॉल्व करना है, यू आर रिक्वायर्ड, समझी बेटा ऋतुजा, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिकली इवेल्युएट, अरे हवल्या रुकना, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिकली इवेल्युएट the 6 alternative along with your recommendation and circulate the same to the director। रिपोर्ट बना के डायरेक्टर को भी देने का है भाई, डायरेक्टर्स प्लूरल सबको देने का, 3 कॉपी, कंट्रोल P दबाते टाइम 3 कॉपी सिलेक्ट करने की। इन दिस कनेक्शन यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स, बेटा तुमको ये सारी डिटेल्स और मिली है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया। बोले क्वेश्चन पढ़ के थक गए होगे, पहले तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी बताता हूं कि तुमको ये सब करना है। हाईलाइट भी किया है देखो हिमांगी ने, तो भूल जाएगा। अब देखो करना क्या है, चलिए। इफ नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन प्लान वाज मेंटेन, भैया इन तीनों में से मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्क डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, इन तीनों में से किसने बोला था कि सेम लेवल मेंटेन करो? मैनेजिंग डायरेक्टर।
if next year production plan was maintained at the current year's level, variable cost would be 50 and fixed cost 30. बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में वेरिएबल कॉस्ट 50 और फिक्स कॉस्ट 30 लाख. समझा? वो आपको पूरा का पूरा दे रहे, सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा. बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज दे रही है. आगे और क्या बोल रहे हैं? ओके, वीकेंड एंड ओवर टाइम. वीकेंड एंड ओवर टाइम किसने बोला था? वही मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला था. द वीकेंड एंड ओवर टाइम वुड इंक्रीज द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट 55 हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट 30,25,000 हो जाएगा. बढ़िया, क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है. समझे क्या? ये हो गया, इसका भैया ओपिनियन आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट, इफ द प्रपोजल ऑफ वर्क डायरेक्टर इज एक्सेप्टेड, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विल बी 50% एंड फिक्स कॉस्ट 32,25. तो भैया यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी दोनों केस में? 32,25,000. और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसका? 50% बोले तो 47.5. तो देखो, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट करके प्रॉफिट आ गया. 100 रुपए तो बड़ा आसान क्वेश्चन निकला. If the proposal of marketing director is accepted as a result of increased production efficiency and some saving from the purchase of material, it is assumed that the variable cost would be 48%. Variable cost 48% बोले तो 90 का 48% 43.2 आ जाएगा. और फिक्स्ड कॉस्ट 5,16,000 से बढ़ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 35,16,000. 30 लाख तो ऑलरेडी था, 5,16,000 से बढ़ रहा है तो 35,16,000 हो गया बेटा क्वेश्चन. मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ था नहीं, जबरदस्ती डिटेल बड़ा बड़ा के दे रखी थी. ठीक है, चैटिंग थी. हाँ, मतलब चैट हिस्ट्री थी है, क्या करना है क्या नहीं. ओके, अच्छा अब करना क्या है? योर आंसर शुड कंटेन, तुम्हारे आंसर में ये चीजें होनी चाहिए. अ टैब्यूलर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव फिगर्स pertaining to total turnover. टेबल बनाना, उसमें टर्नओवर दिखाओ, टोटल कंट्रीब्यूशन दिखाओ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखाओ. प्रॉफिट का परसेंटेज दिखाएंगे कैसे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, वही. ब्रेक इवन यूनिट दिखाना है. ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और कंट्रीब्यूशन देखो, पहले वाले का 50 रुपए, दूसरे वाले का कितना है? 90 माइनस 45, उसका 45 और तीसरे वाले का जो भी आएगा. फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. फिर ये 3-4 थियरी क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के थियरी क्वेश्चन, ये तो हम देख लेंगे. तो कुल मिला के क्वेश्चन बेहद सिंपल है, ठीक है, हद से भी ज्यादा बेहद. क्या करेंगे? टैबुलर फॉर्मेट में जो जो जानकारी मांगी है वो जानकारी बनाएंगे. लेकिन 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 हम यहां पर एक छोटा सा ना आपके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं. चलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोलता है? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है कि भैया 2 ऑप्शन है आपके पास. देखिए, 2 बातें हो जाएंगी. एक शो आता था, ऑफिस के अंदर एक बंदा था, वो हर चीज की 2 बातें करता था. दूसरी बात बताता ही नहीं था. हमारे प्रेस्टीज में भी एक टीचर है, बड़ा फेमस टीचर है, वो बोलते हैं देखो इसमें 2 बातें होंगी, और पहली बात बता के छोड़ देते हैं, दूसरी बात अज्यूम करनी पड़ती है. रिकॉर्डिंग रुक जाने के बाद नाम बता दूंगा. नहीं ना, मैं नहीं होना. मैंने भी वैसे अभी 2 बातें बताने के चक्कर में एक ही बताया, लेकिन लिखो, नाले को लिखो, मैनेजिंग डायरेक्टर. तुम्हारे जैसा ठुल्ला डायरेक्टर ये 1 लाख यूनिट बनाने का, सिर्फ नाम के लिए बोला 1,05,000 बना दो. सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट कितना? 50. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बेटा इसका? 30 लाख.
फिर दूसरा कौन सा? वर्क्स डायरेक्टर। ये ऐसे ही होता है मीटिंग्स में, बड़ी बड़ी बातें करते, पहले होती बड़ी बड़ी बातें, बाद में वड़ा पाव खाते और चले जाते। अरे देखा है मैंने, सिर्फ फालतूगिरी चलती रहती है, कुछ नहीं चलता। हाँ, तुमको थोड़ी घुसने देंगे वहां पे, कॉन्फिडेंशियल लेवल का है। तुम्हें तो बस जो बुक्स में लिखा हुआ है, जितना काला पीला काम किया बोलेंगे देख ले, फिर तुम उनका काला काम पकड़े, ओह पकड़े गए, अब क्या करना है, ये लो 100 रुपए, मिटा दो, छुपा दो, मिट्टी डालो इस बात पे। 100 रुपये मतलब एक बताया मैंने, पैसा देंगे बातें दबा देंगे। हम्म। अरे मैं बताया, एग्जाम्पल दिया, तो सीरियसली ले लिया, अभी से घूस खाने के बारे में सोच रहे हैं। 1,10,000। बेटा ये कितने में बेचेंगे? 95 में। और यहाँ पर तोहार वेरिएबल कॉस्ट कितना हुई? तोहार वेरिएबल कॉस्ट, अबे पर यूनिट बताना। वेरिएबल कॉस्ट 50% है, 47.5। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 32,25,000। ठीक है जी। और ये बोल रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं। बोले तुम 10,000 यूनिट बढ़ाने की बात करो, तू सिर्फ 5,000 भी बढ़ा के बता दे तो चल जाएगा मेरे को। भरोसा ही नहीं अपने वालों पे। गजब बेइज्जती है यार। फिर मार्केटिंग डायरेक्टर बोलता मैं तो 1,20,000 यूनिट बेच के ही बताऊंगा। बोले नहीं, तू 1,10 भी बेच के बता दे चल जाएगा मेरे को। 90, 90, 48% कितना आता है? 43.2। खत्म, क्वेश्चन आसान हो गया। हो गया। चलो अब टेबल बनाएंगे, उसमें 6 कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर के अलावा। पर्टिकुलर सुनते से लक्ष्मी की याद आ जाती है। हाँ। अच्छा नहीं आई, मुझे तो दिखा ही नहीं। हम्म। टेबल नीचे से क्लोज मत करना।
2 दिन में एफएम का जितना पेंडिंग है कर लेना। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल तू भी वापस से देखेगा प्रसाद, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से देखोगे, फिर लेवरेज पूरा कंप्लीट करोगे। 2 दिन में मुझे चाहिए, ठीक है। कल परसों, हाँ परसों तक तो एटलीस्ट देख लो, 2 ही लेक्चर हुए ना अब तक, वो देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमसे किस किस चीज़ की मांग करी है बेटा? उन्होंने बोला टोटल टर्नओवर बताओ, टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ, प्रॉफिट का परसेंटेज और बीपी, सब कुछ खोज के निकालो, सब कुछ जानना है इसको। चलो सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स ही लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस ये 100 रुपया सजेस्ट कर रहा है, ये 95 सजेस्ट कर, 95 है ना, और ये 90 सजेस्टेड है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? पहले वाले केस में 50 है, दूसरे वाले केस में 47.5, 47.5, 42, बस इतना ही, 43.2। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50, 47.5। लास्ट वाले का बस बताना मेरे को कितना, 46.8। आवाज बुलंद रखो अपनी। ये समझा ना? 1 20 का 1 10 क्यों किया, 1 10 का 1 5 क्यों किया? बोला मेरे को भरोसा नहीं तुम पे, तुम 10,000 बढ़ाने की बात करो, 5,000 भी करके बता दे चल जाएगा। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं टोटल सेल्स, तो निकाल लेते हैं बेटा टोटल सेल्स। बताओ बच्चों टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख। दूसरे वाले केस में कितनी होगी? 1,04,50,000। 99 लाख। 1,08,00,000। 99 लाख। टोटल सेल्स आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन भी मांगा है ना इन्होंने। एक काम करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वो भी चल सकता है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी निकाल लो, चलेगा। गौतम क्या करेगा? वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन निकालेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो जिसको समझ में आया वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है, लेकिन मैं चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ज़बरदस्ती। टोटल सेल्स निकालने के लिए बोला है उन्होंने, टोटल टर्नओवर, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो अभी तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, अभी अगला पूछ रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन बता दो। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा भाई राहुल? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट की मदद से। प्रसाद टोटल कंट्रीब्यूशन समझा कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। नहीं, अगर आपको समझ में आए वैसे तो आ जाना चाहिए इसको 1। टोटल सेल्स कैसे आ जाएगा? टोटल सेल्स आ जाएगा 1 × 4 से, ये आ जाएगा 3 × 4 से। बताओ कितना आएगा? 50 लाख। 45 लाख। हाँ है ना? कितना आएगा? 50 × 1 लाख, 52,50,000। 52,50,000। 1 मिनट,
1 मिनट बेटा, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 55 रुपया है। उसने बोला ना ओवर टाइम करवाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखो, द वीकेंड एंड ओवर टाइम वर्किंग वुड इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट भी बदलेगा वहां पे। ये कितना बचा? 45 बचा। हम्म 47,25,000। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में क्या है? नेक्स्ट वाले केस में एक बार देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाले केस में कुछ खास है नहीं ऐसा, तो दरवाजा लगा दो। ओके, अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? 47.5 इंटू 1100, ये हो जाएगा 52,25,000। 49,87,500। 47,500। नेक्स्ट वाला बेटा कंट्रीब्यूशन 46.8, 56,16,000, 51,48। फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दें इसमें से, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। देखो पहले वाले केस में 30 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है बेटा, ये ओवर टाइम के कारण 30,25,000 बोल रहे हैं। वर्क्स डायरेक्टर के केस में 32,25,000 का कहा जा रहा है। कर लेंगे। और यहाँ पर 35,16,000, 35,16,000। अब प्रॉफिट निकाल लेता हूँ पहले। ₹20,00,000, 47,25,000 माइनस 30,25,000, 17,00,000। 52,25,000 माइनस 32,25,000 कितना? 49,87,500 माइनस 32,25, 17,62,500 बाय 616 21,00,000। कितना? 16,32,000। पहले यहाँ तक का कॉपी कर लो। बना लिया? ऊपर वर्किंग नोट में क्या बदलाव करना है? ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर का वो वाला पोर्शन, फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का भी चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 55 हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख है, और 30,25,000। यहाँ पर तो दोनों के इसमें सेम है। ठीक है बेटा, क्या क्या निकालने के लिए बोला था? टर्नओवर निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है, मतलब जीपी निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी में चलने दो। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, 20%। 17 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 16.19%। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1045, 19.13%। 17,62,500 divided by 99,75,000, 17.67%। नेक्स्ट 21 डिवाइडेड 108,
19.44%, 1632 divided by 99 lakh, that is 16.48%. कोई तकलीफ? लास्ट है बीपी। बीपी का फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है 30 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 50, तो बीपी कितना आ गया? 60,000 यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 30 लाख 25,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 45, 67222। सौरभ समझा? फिक्स्ड कॉस्ट है 32 लाख 25,000 डिवाइडेड बाय 47.5, 67894। नेक्स्ट वाले केस में सेम ही आ रहा है 67894। फिर फिक्स कॉस्ट है 35,16,000 डिवाइडेड बाय 46.8, 75128, 75128। सब निकाल लिया, जितना इन्होंने मांगा था निकाल लिया। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा बिखरा हुआ था। यही नहीं और भी है। अब वो आपसे थियोरटिकल इंटरप्रिटेशन पूछेंगे। ये कैलकुलेशन का पार्ट तो हो गया। मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और अगर आया तो इतना ही आएगा। उसके आगे थियोरटिकल इंटरप्रिटेशन है, तो जैसा बुक में बताया है इंटरप्रिटेशन वैसा ही मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको अलग से भी बताता हूँ, लेकिन लिखेंगे वही जो इन्होंने बताया थोड़ा बहुत। चलिए, हो गया क्या बेटा? ये 43 लिख लिया? बोल जोर से हाँ। ठीक नहीं है क्या अभी भी? फिर बोल जोर से। लिख लिए? हो गया बेटा सौरभ? तेरा हो गया? ओके। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहे हैं वो। ये हो गया बेटा, मेन पार्ट तो खत्म हो गया इसका। अभी आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन रिलेटिव रिस्क इन्वॉल्व। आपको बताना है सबसे ज्यादा रिस्की कंपनी कौन सी है इनमें से, सॉरी रिस्की प्रपोजल कौन सा है सबसे ज्यादा रिस्की। बेटा सबसे ज्यादा रिस्की प्रपोजल जो है, सबसे ज्यादा रिस्की प्रपोजल जो है वो है मार्केटिंग डायरेक्टर का। क्यों? अगर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने गए तो 75,128 यूनिट तक तो आपका बीईपी ही नहीं आएगा, तो बहुत देर से आएगा बेटा इसका बीईपी। और सबसे कम रिस्क वाला है इसका, कुछ नहीं करने में कम रिस्क है। देख रहे हो बेटा, 5 स्टार की एक ऐड आई थी, उसके अंदर वो बोलते कुछ नहीं करना। हाँ, कभी कुछ ना करके देखो, जो जीवन भर कर रहे हैं हम लोग वो करके देखो। तो बेटा साक्षी यहाँ पर देख, ये कंपनी का जो प्रपोजल दिया है मार्केटिंग डायरेक्टर ने वो सबसे ज्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है बेटा? क्योंकि 75,000 यूनिट तक तो प्रॉफिट भूल ही जाओ, और कुछ नहीं करने पर 60,000 यूनिट से ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। बराबर है? तो रिस्क कहां पर ज्यादा है? यहां पर। तो बेटा हाइयर द रिस्क हाइयर विल बी द रिटर्न। बाद में लपक के कमाना चालू कर देगा, अभी नहीं। चलिए, तो इन्होंने क्या दिया है वो पहले रीड करता हूं। Managing director proposal seems to be more favorable from risk point of view because it has lower break even. ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज हाईएस्ट किसका है? इसी का है क्या? कुछ नहीं करने पर ही सब कुछ हो रहा है, बढ़िया है फिर तो। हाँ, 20% सबसे ज्यादा इसी का है भैया। सही था, मतलब मैनेजर, हम तो जबरदस्ती बोल रहे चीलम फूक के बैठा हुआ है, लेकिन सबसे सही काम तो उसी का निकला। चलो लिखिए पार्ट बी। फ्रॉम रिस्क पॉइंट प्रपोजल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट प्रपोजल लिखो बेटा, दूसरे प्रपोजल में कुछ करना पड़ रहा है, फर्स्ट प्रपोजल में कुछ नहीं करना है। तो फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट प्रपोजल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर
seems to be of less risk because it will achieve BEP very early and also give higher profit %। कुछ मत करो, ये बढ़िया था लेकिन मैंने भी क्वेश्चन घर पे थोड़ी देखा होगा, अभी मैं देख रहा हूँ, कंक्लूजन ये है। अच्छा, स्पॉन्टेनियसली मैंने देखना था कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। कल लक्ष्मी आ जाएगी, देख लेंगे। 43, कल आने दे लक्ष्मी, तब हो जाएगा। अब भाई फटका पड़ेंगे तेरे को, ध्यान दे। नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोजल। ये बोल रहे हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रपोजल के बारे में तुम्हारे कुछ राय है क्या, तुम्हारा कुछ ओपिनियन है क्या? तो मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा कुछ ओपिनियन है क्या, पहले बताओ। अभी तो सब अच्छा लग रहा है शॉर्ट रन में, लेकिन बेटा ऐसा कब तक चलेगा? तुम बेटा नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी पे कब तक ऑपरेट करोगे? तुम्हारे पास कोई एक्सपांशन प्लान ही नहीं है। माना कि आगे जाकर रिस्क बढ़ रहा है, चले मानते हैं थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, पर आप रिस्क नहीं लोगे तो एक्सपांड कैसे करोगे? वो बोल रहा है कि भैया जो स्टेटस है उसी को मेंटेन करके चलना। तो तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए क्या लग रहा है? चलो भाई शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, चल रहा है, दिख रहा है तेरा भैया प्रपोजल अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे खाली ठुल्ले जैसे बैठे रहना चलेगा क्या? और फिर बाद में उसने 1,05,000 भी करने के लिए बोला है, लेकिन उसका कुछ खास प्रपोजल है ही नहीं। 5% जो कंपनी ग्रो हो रही है उसी ग्रोथ पे बैठे रहना है, उसके आगे क्या? दूसरे डायरेक्टर्स ने कम से कम 10 और 20% के बारे में बात तो करी। ये तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सही था, वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिला रहा था कुछ नहीं करके। पर इसका मतलब ये है क्या कि आगे भी कुछ नहीं करना? मतलब समझो साक्षी है, साक्षी से घर के सारे काम उल्टे होते हैं, तो उसकी मम्मी ने बोला तू कुछ मत कर, यही हमारे लिए बेटर है, बराबर है? तो सेम मैनेजिंग डायरेक्टर का ये भी है, तू भैया कुछ करेगा उल्टा हाथ जला लेगा, बेटर है कुछ मत कर। लेकिन ये भैया साक्षी, ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हुआ कि तू कुछ नहीं कर रही, लॉन्ग टर्म में तुझे घर के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए। तो बस यही अपने को लिखना है। अब इनका ओपिनियन रीड करते हैं। फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजिंग डायरेक्टर सेकंड प्रपोजल, दैट इज स्टेडी ग्रोथ ऑफ 5% a year, would be better even by resorting to weekend and overtime. However, from long term point of view, the above proposal is not advisable because when they have steady growth, they can go for expansion of business rather than resorting to overtime working. If it is not possible to go for expansion, a steady status quo is best solution. ये बोल रहे हैं भैया एक्सपांड करो ना, जब चल रहा है धंधा अच्छे से, 5% तुम्हें पता है ग्रो होने ही वाला है, तो ये ओवर टाइम वगैरह का क्या चालू है तुम्हारा चक्कर? मशीनें लगाओ, डर किस बात का है कि मशीनें चलेगी नहीं? अरे 5% तो ग्रोथ हो रही ना तुम्हारी, और तुम्हें लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो जो है वो करो, 1,00,000 प्लेट बनाओ, खुश रहो। समझे? तो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका, या फिर मैं मेरी लैंग्वेज में लिखाता हूं। सी, नहीं, सी, ये एक ही पॉइंट है, प्रॉफिट टू सेल से एक ही लाइन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है। काफी बच्चों के बुक में सही होगा। हम्म
मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, इन्होंने क्वेश्चन में 1,05,000 वाला काय को ओपिनियन दिया, जबकि कुछ ना करके ज्यादा कमा रहे हो। हाँ वही रीजन है, पर कुछ दिया नहीं उन्होंने। कंट्रीब्यूशन भी गिर रहा है, प्रॉफिट भी गिर रहा है, मार्जिन भी गिर रहा है। मार्केट शेयर तो बढ़ जाएगा ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में लिखना था, शॉर्ट टर्म में क्यों लिखा है इन्होंने? नहीं, हम इसमें ऐसा लिखेंगे फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, हम हमारा आंसर लिखेंगे, इनका नहीं। 1 लाख यूनिट प्रपोजल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीम्स बेटर, सीम्स बेटर। हाँ हाँ, तो भैया 5% से बढ़ रहा है, 1 लाख का 1,05,000 हो रहा है, मतलब ये वाला टेबल। तो यहाँ पर तो बेटा तेरा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तेरा जीपी भी कम हो रहा है, तेरा ब्रेक इवन भी बढ़ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ये थोड़ी एक्सेप्ट, हाँ लॉन्ग टर्म में करो। शॉर्ट टर्म की बात करी, देखो मैंने पहले शॉर्ट टर्म लिखा, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखो, जरूरी नहीं इनकी सारी बातें सुनने की। फ्रॉम शॉर्ट टर्म व्यू 1 लाख यूनिट प्रपोजल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीम्स बेटर, शॉर्ट टर्म की बात है। अब लिखे लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म expansion is better and hence shall be implemented. Also, if company is having steady growth, then company shall look for capacity expansion with machine and not overtime. कुछ किए जा रहा है तब से। ठीक है, समझा क्या रे? शॉर्ट टर्म में कुछ ना करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात सुन रहे हो तो 1,05,000 यूनिट पे जाओ, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, उसे कम करने की कोशिश करो। कैसे कम करो? ये ओवर टाइम बंद करो। सर ओवर टाइम बंद कर देंगे, बाप रे मशीनें लगा देंगे, डर है। कैसा डर? हर साल तो 5% ग्रो होना ही है तुमने, ठीक है। तो ये बेटा ये तो क्या है, छोटा सा थियरी आंसर है। डी, comment on the price elasticity of demand for the company's product and your suggestion on the pricing policy and cost structure. इलास्टिसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता है क्या तुम्हें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? पहले चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे तुमने प्राइस कितना किया? 100 से 95 किया, बोले तो कितना चेंज किया? 5, ठीक है। और कितना परसेंट चेंज हुआ है? 5%। कैसे? 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 5% तुमने चेंज किया, -5 छोड़ो, 5% तुमने चेंज किया, और तुम्हारी डिमांड 1,00,000 से 1,10,000 हो गई, ठीक है। तुम्हारी डिमांड 10% बढ़ गई, तो परसेंटेज चेंज कितना है डिमांड में? 10%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 5%। डबल है तुम्हारी इलास्टिसिटी, ठीक है। तो तुम्हारी इलास्टिसिटी डबल है। यहां पर देखो कितना हो रहा है, तुमने प्राइस बेटा कितना किया? प्राइस तुमने 10% गिरा दिया, और तुम्हारी डिमांड 20% बढ़ गई, तो तुम्हारी इलास्टिसिटी मोटा मोटी तौर पे ट्वाइस है, 2 गुना है। मतलब तुम अगर प्राइस 1% कम करते हो तो तुम्हारी डिमांड 2% बढ़ती है। अगर तुम प्राइस 5% कम करते हो, देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारी सेल 10% बढ़ती है, तुम प्राइस 10% कम करते हो, तुम्हारी डिमांड 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी तो अच्छी है, अच्छी खासी इलास्टिसिटी है। जब आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है ना, क्या करना चाहिए? कोशिश करो प्राइस कम करने, क्योंकि 1% प्राइस कम करते हो तो तुम्हारी डिमांड 2% ज्यादा बढ़ती है। चलिए एक बार चेक करते हैं इन्होंने क्या दिया है। इलास्टिसिटी तो हम निकाल लेंगे। ये बोलते हैं, जो इन्होंने दे रखा है पहले वो पढ़ते हैं।
It was given that the growth rate is 5% is expected to continue in future. It is not clear why the second proposal of work director and marketing director should suggest reduction in the price of 5 and 10%. It seems no serious study has been made. ये तो चिल्ला चोट चालू कर दी. It seems no serious study has been made on the price elasticity of demand of product. If the demand for the product, if there is increase in demand of product and production, they may reduce the price by adapting discriminating policy. देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें आपकी बात ही नहीं समझ में, हम आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते. हमने बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोलते हैं तुम्हें प्राइस कम करने की जरूरत ही क्या पड़ी, तुमने प्राइस कम किया क्यों, तुमने प्राइस कम किया क्यों? भैया ये देखिए 1 लाख से 1,05,000 यूनिट हुए, ठीक है, 1 लाख से 1,05,000 यूनिट, कितने परसेंट बढ़ा? 5%. ये बेचारा मैनेजिंग डायरेक्टर चिल्ला चिल्ला के थक गया, 5% तो वैसे ही बढ़ने वाला, तो प्राइस कम करने की जरूरत नहीं. तुम बावले हो, तुमने प्राइस कम करवाया, प्राइस कम करवा के 1,05,000 यूनिट अचीव किया, वो तो वैसे ही अचीव होने वाले थे. तो बोलते हम तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेते, तुमने इलास्टिसिटी पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा उनका कहना बन रहा है. समझे उन्होंने लिखवाया क्या और एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो? तो यार ये तो इनकी लैंग्वेज है, ये जैसे ये थोड़ी बहुत अपन फॉलो कर रहे हैं. तुम समझे क्या बोला? 5% तो वैसे ही ग्रो होने वाले थे, 1 लाख का 1,05,000 होने ही वाला था, तो तूने जबरदस्ती प्राइस काय को रिड्यूस किया? आगे समझा? चलो मैं डिक्टेट करता हूं, तुम लिखो. इट वॉज गिवन दैट, है करोगे इससे अच्छा लिख ही लेता हूं मैं. नहीं लिख लो, लिख लो. इट वॉज गिवन दैट, डिक्टेट भी करता हूं. इट वॉज गिवन दैट growth is equals to 5%, that is next year 1,05,000 units, where any way is possible without reducing the price, then why did work manager reduce the price? And also why did marketing director reduce the price? ये क्या बोल रहे हैं साहिल? अगले साल तो वैसे ही सेल्स 5% बढ़ने वाली है, 1,05,000 यूनिट होने वाली है. वर्क डायरेक्टर तूने सेलिंग प्राइस काय को कम करी? सेलिंग प्राइस कम करके भी तू 1,05,000 यूनिट बिकवाने वाला है, तो बावले तूने क्यों सेलिंग प्राइस कम करवाई? समझ रहे हो? अच्छा फिर मार्केटिंग डायरेक्टर को क्यों डांटा? वो तो 1,10,000 यूनिट की बात कर रहा है, वो बोल रहा है 1,10,000 यूनिट बिकेंगे, उसके बाद भी 1,10 बिकेंगे, उसके बाद भी 1,10 बिकेंगे. तो वर्क में सॉरी अपना मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोलता है? अगले साल 1,05,000 हो जाएंगे, उसके बाद और 5,000 यूनिट बढ़ जाएंगे, तो 2 साल बाद तो 100 रुपए के अंदर ही मैं 1,10,000 यूनिट बेचना चालू कर दूंगा. और तू मुझको हमेशा बोल रहा है कि 1,10,000 यूनिट बेचो 90 रुपए में. ये क्या बोल रहा है गौतम? 2 साल बाद तो मैं वैसे भी 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पे 1,10,000 यूनिट बेचना चालू कर दूंगा, उससे भी ज्यादा. हर साल ग्रो हो रहा हूं ना 5% से, 5,000 यूनिट से, तो भैया अगले साल में 1,05,000 यूनिट पे पहुंच जाऊंगा 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पे. 2 साल बाद में यहां पर पहुंच जाऊंगा 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पे. तुम हमसे सेलिंग प्राइस काय को कम करवा रहे हो? ठीक है, जबरदस्ती मार्केट तोड़ रहे हो. ये लिखो पॉइंट, दिस लुक्स लाइक नो सीरियस guys, no serious study was done. सीरियस स्टडी करी नहीं तुमने, बहुत गलत बात है. हो गया? लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कमेंट ऑन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ एक्सपांशन. बड़ा ही घटिया आंसर दिया है. ये बोल रहे हैं एक्सपांशन के लिए पैसा लगेगा, तो पता है कमेंट में क्या लिखा? तो लाओ पैसा. मतलब देखो लैंग्वेज कैसी लिखी है,
If the company desire to expand the production, it is necessary to find the sources of finance of expansion by relative profitability of different fund. बोले लाओ पैसा अलग अलग सोर्सेस से. Company shall find various sources of finance and select the best alternative. बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्यों बोला सर? चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं बोला? चीपेस्ट नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था लेवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कि डेट चीपेस्ट तो होता है पर रिस्की है, इक्विटी कॉस्टली तो है पर रिस्कलेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव बोला, मैंने चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं बोला. तो बोले लाओ पैसा. एक बार देख लो बेटा, कुछ भी नहीं बोला है इन्होंने. ये थियोरी वाला पार्ट देख लो, प्रैक्टिकल वाला पार्ट एक्चुअली इजी है, थियोरी वाला आप देख लो. ठीक है, ओके. सो कीपिंग टुडेज लेक्चर वेरी शॉर्ट, अब मैं रोकता हूं यहाँ पे, बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.